अब इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें जो काम करना है वो कुछ यूं है कि हमें रेडियस की वैल्यू पुट करवानी है और उसकी हेल्प से फिर हमें सर्कमफेरेंस और एरिया कैलकुलेट करना है किसी भी सर्कल का। अब एक बात तो ये हो गई कि आपको रेडियस की वैल्यू पुट करवानी है और उसके बाद आपको सर्कल का एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। यहाँ पर हम एक और चीज लर्न करेंगे, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ कांस्टेंट। अब आप लोगों की मैथमेटिक्स अगर अच्छी है तो आप लोगों को ये बात मालूम होगा कि सर्कल से रिलेटेड हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसे पाई कहते हैं। किस किस को मालूम है ये बात? तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें एक कांस्टेंट की भी जरूरत होगी और एक बात का ख्याल रखना है कि कांस्टेंट की वैल्यू एक एट द मोमेंट ही हमें अपने कोड में डिफाइन करना होती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कांस्टेंट किस तरीके से क्रिएट होगा। तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे कॉन्स्ट, जो कि कैपिटल में लिखा जाएगा। शॉर्ट फॉर्म है कांस्टेंट की। कांस्टेंट नेम रख ले तो मैं पाई, लेफ्ट इंडिकेटर 3.142, और क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है तो इसमें जो डाटा टाइप होगी वो होगी फ्लोट या रियल या डेसिमल, जो भी आप यूज करना चाहें। तीनों सही है। फ्लोट भी लिखना चाहें फ्लोट लिख लीजिए, डेसिमल लिखना चाहें डेसिमल लिख लें, और अगर रियल लिखना चाहते हैं तो रियल लिख लें। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये कांस्टेंट हमने पाई क्रिएट कर लिया और इसकी वैल्यू है 3.142। अब ख्याल रखना है आपको कि कांस्टेंट की वैल्यू ना इनपुट होती है ना वो किसी कैलकुलेशन की हेल्प से चेंज होती है। कांस्टेंट की वैल्यू जो आप अपने कोड में फिक्स कर देंगे तो बस वही वैल्यू उसकी फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं और ऑब्जेक्ट में देखिए हमसे कहा गया है कि रेडियस की वैल्यू इनपुट करनी है और आपको सर्कमफेरेंस और एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं करूंगा डिक्लेयर रेडियस। इनिशियलाइजेशन भी मैं अभी कर लेता हूँ, 0.0 कॉमा सर्कमफेरेंस 0.0 कॉमा और फिर एरिया, लेफ्ट इंडिकेटर 0.0 एज फ्लोट। अब यहाँ पर सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर पाई जो है वो एक कंपल्सरी पार्ट है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का और एरिया ऑफ द सर्कल का, और वैल्यू उसकी डेसिमल में है, यानी कि उसकी डाटा टाइप फ्लोट है। तो ऑटोमेटिकली मैं रिमेनिंग वेरिएबल्स की भी वैल्यूज को फ्लोट में फिक्स करूंगा। फर्स्ट फेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। इस ऑब्जेक्ट में हमें कांस्टेंट की भी जरूरत थी, वो हम क्रिएट कर चुके हैं, दैट इज पाई। उसके बाद हमें तीन वेरिएबल्स क्रिएट करने थे, रेडियस, सर्कमफेरेंस और एरिया। वो तीनों वेरिएबल्स भी हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब हम जाएंगे सेकंड फेज की तरफ, यानी कि इनपुटिंग ऑफ डाटा। डाटा इनपुट के लिए उन्होंने हमें इंडिकेट किया हुआ है कि हमें सिर्फ रेडियस की वैल्यू इनपुट करनी है और कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ रेडियस की वैल्यू इनपुट करनी है, कुछ और किसी और वेरिएबल की वैल्यू इनपुट नहीं करनी। तो सिंपल सिंपल मैं इसके लिए यूज करूंगा आउटपुट एंटर एनी वैल्यू फॉर रेडियस और फिर उसके बाद इनपुट रेडियस। ये मेरा सेकंड फेज भी कंप्लीट हो गया। अब जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो सबसे पहले सिस्टम मेरे सामने स्क्रीन पर एक मैसेज प्रोड्यूस करेगा, एंटर एनी वैल्यू फॉर रेडियस की। और फिर मैं जो भी नंबर टाइप करूंगा वो जाकर वेरिएबल रेडियस में स्टोर हो जाएगा। ये एक ही वैल्यू मुझे इनपुट करनी थी और ये काम मैं कर चुका हूँ। तो फर्स्ट फेज मेरा कंप्लीट हो गया, सेकंड फेज कंप्लीट हो गया मेरा। नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड फेज। थर्ड फेज इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि मुझे इस कोड में क्या क्या काम मशीन से करवाने हैं या क्या क्या काम डिवाइस से अटेम्प्ट करवाने हैं। तो उसमें दो चीजें आ रही हैं, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस एंड एरिया। दो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो रही हैं यहाँ पर, एक है सर्कमफेरेंस की और एक है एरिया की। मैथमेटिकली सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला है वो है CIRCUMFERENCE। सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस।
यानी कि रेडियस की आप जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और फिर वो 2 से मल्टीप्लाई होगी। सो वट एवर द रिजल्ट विल बी, इट विल बी द वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस। जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस का, ऑटोमेटिकली वैल्यू बन जाएगा सर्कमफेरेंस की। यहाँ पर मैंने इक्वल टू का साइन मेंशन किया है, ये गलत नहीं है। ठीक है, इक्वल टू भी मेंशन किया जा सकता है और लेफ्ट इंडिकेटर भी यूज किया जा सकता है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन होगी राइट हैंड साइड पर। वो कैलकुलेशन क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ पाई मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ रेडियस, और फिर इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जाकर स्टोर हो जाएगा सर्कमफेरेंस में। एक प्रोसेसिंग हमारी ये हो गई। सेकंड प्रोसेसिंग है हमारी एरिया। एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास मैथमेटिकली, एरिया लेफ्ट इंडिकेटर पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस एक्सपोनेंटेशन 2। ये एक्चुअली फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू और रेडियस स्क्वायर की वैल्यू, रेडियस का स्क्वायर कैलकुलेट होता है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है पाई से। जो भी पाई की वैल्यू 3.142 या 22/7, तो वो जो वैल्यू आती है, जो रिजल्ट आता है, दैट इज कंसीडर्ड एज वैल्यू ऑफ एरिया। ओके, तो दो कैलकुलेशन हमें कंप्लीट करनी थी। दो कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई हैं, यानी कि हमारा थर्ड फेज भी कंप्लीट हो गया। अब हम जाने फोर्थ और फाइनल फेज की तरफ। तो फोर्थ और फाइनल फेज के लिए क्या करेंगे हम, मैं तीनों वैल्यूज इनपुट करवा आउटपुट करवा देता हूँ, रेडियस भी आउटपुट करवा देता हूँ, सर्कमफेरेंस और एरिया तो करवाना ही है। तो मैं कर देता हूँ आउटपुट वैल्यू ऑफ रेडियस कॉलन इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे प्लस रेडियस, आउटपुट वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस प्लस सर्कमफेरेंस, और फिर आउटपुट वैल्यू ऑफ एरिया प्लस एरिया। ये सूडो कोड आपका कंप्लीट हो गया। अब इस सूडो कोड में जो आपको मेजर थिंग लर्न करनी थी, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द कांस्टेंट। कांस्टेंट की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। कीवर्ड यूज होगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट। उसके बाद आप कांस्टेंट का नेम यूज करेंगे, पी आई पाई मैंने यूज किया हुआ है, और उसकी वैल्यू भी आपको एट द मोमेंट ही फिक्स कर दे दी है, दैट इज 3.142। और फिर उसके बाद डाटा टाइप एज फ्लोट। अब इसमें देख लीजिए कि इस लाइन में ये जो फर्स्ट लाइन है और ये जो सेकंड लाइन है डिक्लेयर की, इन दोनों में सिर्फ कीवर्ड्स का डिफरेंस है, बाकी लाइन सेम है। कॉन्स्ट और डिक्लेयर ये दो कीवर्ड्स हैं, इन दोनों के अलावा इन दोनों लाइंस में कोई डिफरेंस नहीं है। वेरिएबल्स और कांस्टेंट का नाम वहां पर आ रहा है, लेफ्ट इंडिकेटर वहां पर यूज हो रहा है, स्टार्टिंग वैल्यू वहां पर इन्वॉल्व हो रही है और डाटा टाइप भी वहां पर इन्वॉल्व हो रही है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं कांस्टेंट, और जो सेकंड लाइन है यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं वेरिएबल्स, और ये हमने आइडेंटिफाई किया है विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। अब एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूँ आपको, वो भी ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल। हो सकता है कि आपको पेपर में वो उस तरीके से कोड लिखा हुआ नजर आ जाए। वो ये है कि आप चाहें तो अपने सूडो कोड की हर लाइन को नंबर कर सकते हैं, इस तरीके से। ये भी सूडो कोडिंग का एक कॉन्सेप्ट है, या सूडो कोडिंग की एक टेक्निक है कि हर लाइन को वो नंबर कर देते हैं, नंबर में आ जाती है हर लाइन। ठीक है ना, इससे परेशान होने वाली बात नहीं। हो सकता है आपको पेपर में कोई सूडो कोड लिखा हुआ नजर आया और वो इस तरीके से आपको जो है वो पॉइंटर उसमें मेंशन हुए, नंबरिंग में मेंशन हुआ हो, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप भी नंबर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं सूडो कोड वन बाय वन करके, तो वो भी आपके पास पॉसिबल है, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। अब हम जाएंगे इसके फ्लो चार्ट की तरफ।
फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना है। सबसे पहले है मेरे पास कांस्टेंट की लाइन, फिर है मेरे पास डिक्लेयर वेरिएबल्स की लाइन। अब कांस्टेंट के लिए बॉक्स अलग बनेगा और कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल्स के लिए बॉक्स अलग बनेगा। तो फ्लो चार्टिंग का तरीका ये होगा कि सबसे पहले मैं बॉक्स ड्रॉ करूंगा, टर्मिनेटर दैट इज कॉल्ड स्टार्ट। उसके बाद मैं सूडो कोड पर आऊंगा, तो सूडो कोड में जो मेरी पहली दो लाइंस है वो है कांस्टेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कांस्टेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल्स। अब ये जो दोनों लाइंस है ये दोनों आएंगी मेरे पास प्रोसेस बॉक्स में। ठीक है, तो मैं दो प्रोसेस बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। एक प्रोसेस बॉक्स हो गया ये कांस्टेंट के लिए, और एक प्रोसेस बॉक्स हो गया ये कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल्स के लिए। तो यहाँ से मैंने ये कांस्टेंट की लाइन कॉपी की और इसको लाकर मैंने फर्स्ट बॉक्स में पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल्स की लाइन कॉपी की और इसको भी लाकर यहाँ मैंने इस बॉक्स में सेकंड प्रोसेस बॉक्स में, क्योंकि ये लाइन बाद में आ रही थी तो इस वजह से मैंने इसको सेकंड प्रोसेस बॉक्स में रखा। ठीक है, फर्स्ट पे भी रख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ये मेरे पास सेकंड प्रोसेस बॉक्स में लाइन आ गई। अब बॉक्स जो है वो थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू साइज छोटा फील हो रहा है, तो इस वजह से मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा ताकि वो प्रॉपर्ली उसमें एडजस्ट हो जाए। अब उसके बाद जो थर्ड लाइन है मेरी, आउटपुट एंटर एनी वैल्यू फॉर रेडियस, इसको मैं कट कर देता हूँ। स्ट्रिंग्स को फ्लो चार्ट में शो करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर मेन आउटपुट आपका स्ट्रिंग पर है तो वो स्ट्रिंग, और अगर सिर्फ स्ट्रिंग या स्ट्रिंग के अलावा कोई और चीज नहीं है मेन आउटपुट में, मींस आपका जो फोर्थ फेज या फोर्थ सेक्शन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर इसमें आउटपुट में सिर्फ स्ट्रिंग है तो उसको फ्लो चार्ट में कंपलसरी शो करना होता है, वरना किसी भी प्रॉम्प्ट को फ्लो चार्ट में शो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लाइन है मेरे पास इनपुट रेडियस की। तो इनपुट के लिए मैं ड्रॉ करूंगा इनपुट बॉक्स। ये आ गया मेरा इनपुट बॉक्स और इसमें रख दिया मैंने इनपुट रेडियस। इनपुट रेडियस इस बॉक्स में आ गया। उसके बाद सूडो कोड में मेरे पास दो कैलकुलेशंस हैं, एक सर्कमफेरेंस की और एक एरिया की। कैलकुलेशंस हमेशा प्रोसेस बॉक्स में आती है, तो मुझे ज़रूरत है मजीद दो प्रोसेस बॉक्स की। तो न्यू बॉक्स ड्रॉ करने के बजाय मैं इन्हीं दो की डुप्लीकेट्स ले लेता हूँ। आप लोगों को तो खैर ड्रॉ करना होगा क्योंकि आप लोग पेपर पर काम कर रहे होंगे। ये दो बॉक्सेस ले लिए मैंने, और ये जो फॉर्मूलाए थे मेरे सर्कमफेरेंस का, इसको लाकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया और फिर उसके बाद ये एरिया का फॉर्मूला भी मैं यहाँ लाकर पेस्ट कर दूंगा। ओके, द फाइनल थिंग, फर्स्ट फेज मेरा कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, थर्ड कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ फेज है मेरा एक्चुअल आउटपुट का। आउटपुट मैंने तीन चीजें कराई है, रेडियस करवाया है, सर्कमफेरेंस करवाया है और एरिया करवाया है। अब इसमें जो है स्ट्रिंग भी इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इनका स्ट्रिंग मुझे फ्लो चार्ट पे शो करने की जरूरत नहीं है, तो इनके स्ट्रिंग्स को मैं कट कर दूंगा
ताकि याद रहे कि इनको फ्लो चार्ट में इन्वॉल्व नहीं करना। लेकिन आप लोग ये काम पेपर पर नहीं करेंगे। आपके सूडो कोड में स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो आप उसे लिखा रहने दीजिए, आप उसे कट मत कीजिए। बस ये बात ध्यान में रखनी है कि फ्लो चार्ट पे स्ट्रिंग्स इंक्लूड नहीं करना। रहेगा हमारे पास आउटपुट रेडियस, आउटपुट सर्कमफेरेंस और आउटपुट एरिया। तो इन तीनों के लिए अगर आप अलग अलग बॉक्स बनाना चाहें तो अलग अलग बॉक्स बना सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इन तीनों को एक ही बॉक्स में भी रख सकते हैं। आउटपुट कीवर्ड है तो इसके लिए पैरेललोग्राम यूज होगा। ये पैरेललोग्राम मैंने पिक कर लिया। अब तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं आउटपुट के साथ, तो साइज मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। यहाँ पर लिख लूंगा मैं आउटपुट रेडियस कॉमा सर्कमफेरेंस कॉमा एरिया। अब फ्लो चार्ट भी मेरा जो है वो अराउंड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसको मैं एंड करूंगा। टर्मिनेटर सेलेक्ट किया मैंने, लेकर आया इसको मैं एंड में, और यहाँ पर इसमें लिख दिया मैंने एंड। अब उसके बाद मेरा लास्ट स्टेप होगा कि इन तमाम बॉक्सेस को मैं विद द हेल्प ऑफ एरोस एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्शन रूल्स मैं डिफाइन कर चुका हूँ आप लोगों को कि एरो जो है वो दोनों बॉक्सेस के साथ टच होना कंपलसरी है। लेकिन ऐसे भी टच ना हो कि एरो जो है वो दूसरे बॉक्स में जा रहा हो या उसके अंदर शो हो रहा हो। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि एरो की जो है वो मार्किंग बहुत ख्याल रखकर करनी है, क्योंकि एरोज अगर प्रॉपर नहीं बने हुए होंगे तो जो है वो आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं यहाँ पर। ये लीजिए फ्लो चार्ट आपका कंप्लीट हो गया।